समझ रहा बिजनेस स्टडी में प्लानिंग जो चैप्टर है उसका हम लोगों को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व। इम्पोर्टेंस, इस इम्पोर्टेंस को हम और क्या बोलते हैं? एडवांटेज, नीड, सिग्निफिकेंट, मेरिट्स, इन फेवर, ये सारे नाम एक ही है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक क्या है हमारा? प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो ये जो है वो तो हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक के हमें क्या बताना है? इंपॉर्टेंस बताना है या एडवांटेज बताना है, नीड या सिग्निफिकेंस। तो इनको हम लोग कहते क्या है? इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं? महत्व। एडवांटेज को लाभ, नीड को हम आवश्यकता बोलते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्व होता है, मेरिट्स यानी कि गुण, और इन फेवर यानी के पक्ष में। अब क्वेश्चन इतने तरीके से बन सकता है, एक ही क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, या एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन का लाभ बताइए, नियोजन के महत्व, नियोजन के गुण, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रियल में हमारा जो टॉपिक होता है वो क्या होता है? ये टॉपिक है और हमें उस टॉपिक के बारे में क्या बताना है? ये सारी चीजें हमको बतानी है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और जब आपको क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, नीड, सिग्निफिकेंट, इन सब में से कुछ भी पूछा जाता है तो हमें उस टॉपिक की फायदे, जो भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग एक काम करना है मैनेजमेंट का, मैनेजर का, इवन हर लेवल के मैनेजमेंट का काम करना एक नेसेसरी एक्टिविटी है प्लानिंग। तो वो प्लानिंग का काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरे लोगों को जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें क्या फायदे होते हैं, तो हमें इसमें फायदे लिखना होते हैं। जैसे मैंने हमारा आपको 3 चीजें बताई थी, एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, नेचर्स, यानी कि विशेषताएं, प्रकृति या फिर लक्षण। तो वो जिस टॉपिक की हमको ये चीजें पूछी जाए, किसी भी टॉपिक की अगर कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या फीचर्स पूछी जाती है तो हमें उस टॉपिक की क्या लिखनी होती है? कुछ खास बातें लिखनी होती है, स्पेशल बातें लिखनी है, कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो उसको स्पेशल बना देता है दूसरी चीजों से। ऑब्जेक्ट बताया था आपने, यानी कि जिसे हम लोग पर्पस भी कहते हैं, उद्देश्य। तो जिस टॉपिक का उद्देश्य पूछा जाता है, जिस टॉपिक का पर्पस पूछा जाता है, तो हमें उसके अंदर उसके जो आंसर है उसमें क्या लिखना होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं इससे क्या क्या हमको मिल जाता है। और जो कुछ भी मिलता है, भाई बिजनेस में हम कुछ भी करते हैं तो क्या के लिए करते हैं? फायदे के लिए। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, तो वो काय के लिए बनाया होगा? कुछ बिजनेस के फायदे के लिए बनाया होगा। तो जो भी टॉपिक का अगर ऑब्जेक्ट आता है, मान लो प्लानिंग के ही ऑब्जेक्ट आए थे, तो प्लानिंग करने से हमें क्या क्या मिल जाता है या क्या क्या प्राप्त होता है, वो जो भी प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो हमको पहले से ही मालूम होता है, वो सब फायदे की चीजें होती हैं। नुकसान किसी का उद्देश्य नहीं होता कि मैं प्लानिंग करूंगा तो उससे ये नुकसान हो जाएगा, ये काम करूंगा तो उससे ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा किसी का उद्देश्य नहीं होता। कुछ भी काम करते हैं तो काय के लिए करते हैं? बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस में कोई भी काम करते हैं तो अपने फायदे के लिए ही करते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्ट यानी बिजनेस जो उद्देश्य है, चाहे वो मैनेजमेंट के उद्देश्य या फिर प्लानिंग के उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य, कंट्रोलिंग के उद्देश्य, कुछ भी होंगे ना, वो सब क्या के लिए होंगे? कुछ ना कुछ उनसे जो मिलने वाला है उससे कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। और ऐसे ही यहाँ पर प्लानिंग जो काम कर रहे हो उसका महत्व क्या है? प्लानिंग को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है कि भैया आपको प्लानिंग करना ही है? क्या लाभ है इससे? नियोजन से लाभ क्या है? नियोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? नियोजन का महत्व क्या है? उसके अंदर गुण क्या है? या फिर उस नियोजन यानी कि प्लानिंग के फेवर में कुछ लिखिए, यानी कि उस नियोजन के पक्ष में कुछ लिखना है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि किसी के पक्ष में बोलिए, तो तुम क्या उसकी बुराई करोगे? नहीं। पक्ष में बोलने का मतलब होता है कि हम उसके साइड हैं और उसकी तारीफ करेंगे, यानी कि कुछ फायदे गिनाएंगे। एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। तो अगर विपक्ष में आ गया तब हम उसकी बुराइयां बताएंगे कि इसमें क्या क्या बुराई है, क्या क्या खराबियां हैं। लेकिन अगर पक्ष में आ रहा है, इन फेवर, तो फिर हम क्या करते हैं? वहां पर फायदे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या लिखना है? फायदे। प्लानिंग करने से क्या क्या फायदा होता है एंटरप्राइजेस को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को, सबको क्या फायदा होता है। तो देखते रहा, फर्स्ट पॉइंट आपका सबसे पहला दिया है कि हेल्पफुल इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संस्था, उनके जो उद्देश्य प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट का ध्यान अगर एक जगह सेंटर यानी कि केंद्रित करना है
तो उसके लिए क्या चाहिए? प्लानिंग, क्योंकि वहां सबको पता होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो सारे के सारे मैनेजमेंट का ध्यान एक जगह स्थिर हो जाता है कि हाँ साहब ये काम करना है। तो उससे क्या होता है, जब ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, कंसंट्रेशन होता है एक जगह पर, तो वो हमारा काम अच्छा होता है, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्ट हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका फायदा है, यानी कि इसीलिए इसको महत्व देते हैं, या इसका ये लाभ है, या इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, या इसके अंदर ये एक गुण है, या इसके पक्ष में अगर बोले तो ये क्या है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यावसायिक संस्था में जो भी उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो उसमें अहम भूमिका कौन निभाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ध्यान केंद्रित करने के लिए, मैनेजमेंट का जो माइंड है वो कंसंट्रेट करने के लिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये एक फायदा हो गया, यानी कि महत्व हो गया इसका एक पॉइंट। दूसरा क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि प्रभावपूर्ण नियंत्रण। तो जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने से हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। फिर जब हम उस काम को करते हैं तो हमको एक फाइनली कुछ रिजल्ट मिलता है। तो एक तो हो गया कि जो हमने अंदाजा लगाया था कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमने प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग में क्या हुआ है, नियोजन में हमने ये पता किया है कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। अब रियल में हमने उसको इंप्लीमेंट किया और रियल में हमने काम किया, वास्तविकता में काम किया, तब भी एक रिजल्ट आएगा। तो हमने तो अपनी प्लानिंग की थी कि साहब हम 5 दिन के अंदर 500 बॉक्स बना लेंगे, और जब एक्चुअल में काम किया तो पता चला कि सिर्फ 400 या 450 ही बॉक्स बने हैं किसी भी चीज के। तो अब इन दोनों में कंपेयर किया जा सकता है कि हमारी प्लानिंग में कहीं गड़बड़ थी या फिर काम करने के तरीके में कहीं गड़बड़ थी। तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। जो भी हमने प्लानिंग कर की है उस प्लानिंग से सभी लोगों को मालूम है, जितने भी एम्प्लॉय सेक्शन है, जो वर्ग है आपका, कर्मचारी जो वर्ग है, वर्कर्स हैं, उन सबको पता है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। जब सबको पता है तो इसमें क्या होता है कि उनका जो कंट्रोल होता है वो बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है, यानी कहीं से कहीं तक कोई चूक नहीं होती और ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसका क्या है, यही महत्व है इसका, या इससे हमको यही लाभ मिलता है, या इफेक्टिव कंट्रोल यानी कि प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिए ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। या प्लानिंग का एक गुण है, प्लानिंग का एक मेरिट्स ये है कि इससे इफेक्टिव कंट्रोल होता है। और अगर उसके पक्ष की बात करें तो उसका पक्ष में हमको फायदे में ये एक फायदा है कि उससे क्या होता है, कंट्रोल अच्छा होता है। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो फिर हम कैसे कंट्रोल करेंगे किसी को, क्योंकि हमने उसको बताया तो है ही नहीं कि उसे क्या करना है, कब करना है। और जब बताया नहीं है तो वो खुद ही कह देगा भाई साहब आप मुझे बताओ तो पहले करना क्या है हमें, आप बताओगे तभी तो करेंगे, और हम कब बता पाएंगे, जब हमने कुछ प्लान किया होगा। थर्ड पॉइंट देखो जरा, सेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को संतोष। तो प्लानिंग में क्या होता है ना, नियोजन में जब प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है, तो एम्प्लॉयज के जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है कि वो कौन से एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा उनको पसंद होगा, किस तरह के काम वो कर सकते हैं, उनके पसंद का काम उनको दिया जाता है, कौन काम अच्छा करेगा कौन, तो उस हिसाब से क्या होता है काम का आवंटन यानी कि अलॉक्शन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सभी लोगों को अपनी पसंद का काम मिल जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज है वो डिसाइड की जाती हैं, एम्प्लॉइज जो कर्मचारी हैं उनकी जो मनोवैज्ञानिक है, मन से जो हम लोग सोचते हैं वो ध्यान में रखते हुए, यानी कि एम्प्लॉय क्या सोच रहा है मन में कि हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, कब करना है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, काम करने वाला, वो सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि उसको काम करने का सही एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ये इसका एक फायदा है, यानी कि इंपोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस कह दो, या उसके पक्ष में हमने कुछ तर्क दिया है। और उसके बाद है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता। प्लानिंग अगर अच्छी की है, एक सही डायरेक्शन में प्लानिंग में हमने काम किया है, तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीजिंग होती है, उत्पादन भी बढ़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी भी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है और सारा का सारा इफेक्टिव कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और वहां सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितने में करना है। मतलब इवन ज्यादा रिसोर्सेस आपको यूज नहीं करना है, पहले ही बता दिया गया है कि आपको इतना ही माल यूज करना है, इतने ही माल में आपको इतना बनाना है। तो वो और अपने आप उतना ही वेस्टेज मटेरियल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपने नहीं बताया कि आपको 5 किलो या 10 किलो रॉ मटेरियल है, उसमें इतना माल बनाना है, तो वो तो 10 की जगह 15 किलो भी नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो आपको तो कुछ पता चलना नहीं है। और एम्प्लॉइज 15 जहां 10 किलो में काम होने वाला था वो 15 किलो में करके काम तो आपका कर देंगे, लेकिन हुआ तो नुकसान। इससे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, रॉ मटेरियल ज्यादा लग गया है, मशीनों का ज्यादा यूज किया गया है, लाइट, फ्यूल, वाटर, एनर्जी, सारी की सारी चीजें ज्यादा यूज की गई है। तो यहाँ प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कम। लेकिन अगर प्लानिंग आपकी सही है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन भी दिया है
और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल भी किया है, सभी एम्प्लॉइज ने उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी की है, तो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये इसका एक फायदा है। हमारे पास 4 पॉइंट होगा टोटल। पहला था हेल्पफुल इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का एक महत्व होता है कि हमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं उनको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्लानिंग से सारे के सारे मैनेजमेंट का ध्यान एक काम की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ केंद्रित कर दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ कंसंट्रेट कर दिया जाता है। तो सबके सबको पता होता है कि हमें कौन सा काम करना है, ये एक ही काम है और इसी उद्देश्य के लिए सबको काम करना है, तो बहुत आसानी से ऑब्जेक्ट अचीव होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्टिव कंट्रोल। प्लानिंग बहुत सरल बना देता है कंट्रोल को, क्योंकि प्लानिंग में पता होता है सारी चीजें कि हमें दूसरों से भी क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी लाइट लगेगी, कितना फ्यूल लगेगा, ये सारी की कितने लेबर लगेगी, ये सब हम पहले से ही प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं, एडवांस में पहले से ही सोच करके बैठते हैं, और बस उतने में ही काम करने के लिए हम वर्कर्स को भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल अच्छा होता है। उसके बाद इंक्रीज क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है प्लानिंग से। अगर आप सही प्लानिंग कर रहे हो, किसी मैनेजमेंट ने सही प्लानिंग की है, अपने अपने डिपार्टमेंट की मान लो सभी ने प्लानिंग की है और अपने डिपार्टमेंट में सही प्लानिंग के साथ डायरेक्शन दिया है और कंट्रोल भी सही कर रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय इस तरह से काम नहीं करेगा कि नुकसान ज्यादा हो। तो मिनिमम कॉस्ट में कम से कम मटेरियल में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस की क्या है कि प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये फायदे हैं। यहां तक कहानी समझ आ रही है भाई साहब? तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग यानी कि आदर्श नियोजन की कसौटियां क्या होती हैं या आदर्श नियोजन की अनिवार्यता क्या होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग के अंदर वो प्लानिंग कैसी होना चाहिए, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो उस प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या अनिवार्य है एक अच्छी प्लानिंग के लिए। आदर्श मतलब आइडियल यानी कि अच्छा, तो आदर्श प्लान, आइडियल प्लान, बहुत अच्छा प्लान, इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। इस पर ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं इसको भी। तो चलो देखो जरा, हमारा जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग, आदर्श नियोजन की कसौटियां या अनिवार्यता। यानी कि एक आदर्श नियोजन, आइडियल प्लानिंग में या प्लानिंग को बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस प्लानिंग में क्या क्या चीज शामिल होंगी, तब वो एक आइडियल प्लानिंग बनेगा, अच्छा नियोजन बनेगा। सबसे पहला देखो सिंप्लिसिटी यानी कि सरल या सरलता। तो एक आइडियल या इफेक्टिव जो प्लानिंग होती है वो उसको कहते हैं जो सरल होती है और उसको समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है ना, प्लानिंग में अगर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी करती है, इतनी जटिलताएं करती है कि एम्प्लॉइज को समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने क्या बनाया है प्लान, तो फिर वो आइडियल प्लान नहीं कहलाएगा। प्लान कैसा होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और इतना सरल होना चाहिए कि हर कर्मचारी को वो आसानी से समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लानिंग हमेशा कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, उसमें जटिलताएं नहीं होना चाहिए कि समझने में ही नहीं आ रहा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किसके द्वारा करवाना है, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपने प्लानिंग की है तो आपको तो पता है, लेकिन उनको पता कैसे चलेगा जब आप उसको सिंपली तरीके से क्लेरिफाई करोगे। क्लियर है। दूसरा क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता। प्लानिंग हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए, उनमें कोई भी ऐसा भेद नहीं होना चाहिए कि हमको क्लियरली पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, कब। कुछ ऐसे मतलब प्लानिंग कर दी है कि उसमें संदेह है कि करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। यानी स्पष्टता, क्लियरिटी होना चाहिए, प्लानिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई ये काम है, इसे करना है और ऐसे करना है और इनको करना है और इनको इनके द्वारा करवाना है। अब यहाँ सब क्लियर है, उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, सब मालूम है, तो क्लियर है। ये तो पता है कि क्या करना है, पर कैसे करना है ये बताया नहीं, या किसके द्वारा करवाना है ये बताया नहीं। यहाँ क्लियरिटी नहीं है, बंदा परेशान होगा। तो सिंपलिसिटी और क्लियरिटी, दो पॉइंट यही हो गए। सरल सरल सी भाषा है, सिंपल सिंपल आपके हेडिंग्स हैं, याद करना है क्या एक आइडियल प्लानिंग में क्या आवश्यक है। सबसे पहले सिंपलिसिटी होना चाहिए, सबसे पहला सरल होना चाहिए, और इतना सरल होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय उसको, हर जो कर्मचारी है उसको बहुत आसानी से समझ सके। उसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाना है, उसको जटिल, उसको कठिन नहीं बनाना है कि लोगों के समझ में ही नहीं आए। सरल बनाओ। हर प्रकार के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी है, किसी के पास दिमाग ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो ज्यादा दिमाग वाला तो चलो एक बार समझ भी लेगा, वो कम दिमाग वाला बेचारा क्या करेगा, वो सारे के सारे काम उल्टे कर बैठेगा और आपका ऑब्जेक्ट आपको अचीव भी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट सिंपलिसिटी यानी कि सरलता।
एक जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है या आइडियल प्लानिंग होती है, आदर्श नियोजन होता है, ये बहुत सरल होना चाहिए जिससे हर किसी को समझ में आ सके। और दूसरा क्लियरिटी, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये स्पष्ट तरीके से क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए या क्लियर उनको बता देना चाहिए। तो एक ये हो गया। तीसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ाने वाली प्लानिंग हमेशा ऐसी होना चाहिए कि वर्करों की जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, काम करने की जो क्षमता है, उसमें इंक्रीज हो। वो काम भी करेंगे, उसमें कुछ सीखेंगे भी, और उससे उनकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। कुशलता में जो वृद्धि होती है, ये कुछ पर्सन यानी व्यक्ति या फिर जो एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह या फिर कोई डिपार्टमेंट है, इन सबकी एफिशिएंसी बढ़ना चाहिए। इन सबकी कुशलता, काम करने की जो कुशलता है, उसमें क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। प्लानिंग ऐसी होना चाहिए आपकी, तब वो अच्छी प्लानिंग कहलाती है, आइडियल प्लानिंग या आदर्श नियोजन कहलाता है। 3 पॉइंट, सिंपल क्या, पहला सिंपलिसिटी, प्लानिंग सरल होनी चाहिए, सबको समझ में आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, कुछ को समझ में तो आ रहा है पर कुछ को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सबको समझ में आ जाए। दूसरा क्लियरिटी, स्पष्टता, प्लानिंग में सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, हर चीज क्लियर हो। और तीसरा क्या, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी कि प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के समूह का या किसी विभाग का, डिपार्टमेंट का, सबकी क्या हो, एफिशिएंसी बढ़े, कार्य कुशलता बढ़े। उसके बाद रेगुलर फीडबैक, यानी कि नियमित निरीक्षण। हमें प्लानिंग हमने जब कर ली है, उस प्लानिंग में रेगुलर फीडबैक आपको लेते रहना चाहिए कि हमने जो प्लानिंग की उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या जिस तरीके जो सोच करके हमने प्लानिंग की थी, और क्या वही वैसा ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोगों की राय, लोगों का जो काम करने का तरीका है, लोगों को काम करके जो रिजल्ट मिल रहा है, वो सारा का सारा हमको क्या करना चाहिए, पता करते रहना चाहिए। तो ये एक आइडियल प्लानिंग, एक आदर्श नियोजन की कसौटियां होती हैं या फिर अनिवार्यता होती है, टेस्ट आइडियल प्लानिंग।